गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे इस चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार, जिसे अंग्रेज़ी में फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। जब हम बच्चों अलंकार की बात करते हैं तो हमें समझना होगा सबसे पहले ये वास्तव में क्या क्या होता है, यानी इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग क्या है, वास्तव में हम इसे पढ़ते क्यों। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बच्चों को ऐसा लगता है हम कभी वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं, कभी अलंकार पढ़ रहे हैं, कभी रस शास्त्र पढ़ रहे हैं, कभी हम अनुस्वार पढ़ रहे हैं, अनुनासिक पढ़ रहे हैं, यानी इन सब बातों को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। देखिए बच्चों, जब तक आपको पता ना हो इसका फ़ायदा क्या है तो आपको थोड़ा बोरियत महसूस होती है कि क्यों पढ़ते हैं हम। तो आज मैं इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ। देखो बच्चों, अलंकारों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। अलंकार एक तरह से हमारे जीवन का, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आप बेशक उसको जानते हैं या नहीं जानते, ये एक अलग बात है। आज हम बात बात पे अपनी भाषा में अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने। जैसा मैंने कहा, जाने अनजाने, यानी आपको पता नहीं होता। बिना अलंकारों के आपकी भाषा में प्रभाव नहीं होता, ये आप याद रखिए। यदि आप कहते हैं उस व्यक्ति की भाषा बहुत अच्छी है, उस व्यक्ति की भाषा बहुत प्रभावशाली है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कहीं ना कहीं उसकी भाषा में अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। अलंकारों के बिना आपकी भाषा प्रभावशाली नहीं होती। आप किसी से बात कीजिए, बात करते समय यदि आपकी भाषा का, आपके बोलने के तरीके का, आपके वार्तालाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नहीं पड़ रहा है, आप किसी पर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको सीखना होगा, समझना होगा कि आपकी भाषा में अलंकारों का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिल्मों की जितनी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बच्चों ध्यान रखिए, बिना अलंकारों के संभव नहीं होता। बेशक वो स्क्रिप्ट वो लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिखने में उन लोगों को थोड़ी समस्या आती है। मैंने बहुत से मित्रों से भी बात करते हुए ये बात को आपस में सुना है, मैंने भी खुद भी देखा है। जब भी वो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्कूलों में भी देखा जाता है, कुछ बच्चे अंग्रेज़ी में हिंदी को लिख रहे होते हैं, उनको लगता है ज़्यादा आसान है, लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल जो हम कह रहे हैं, हम उसकी बात करें भी। अगर कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है, किसी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखता है, यहाँ तक कि हर गीत में, हर कविता में, हर गज़ल में, हर भजन में, हमारी बातचीत में, यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर पक्ष में, ज़िंदगी के जितने भी रंग हमारे सामने बिखरे पड़े हैं और जिन रंगों के बीच हम जी रहे हैं, वो सब अलंकारों से भरे हुए हैं। कोई भी गीत, कोई भी डायलॉग बिना अलंकारों के आज तक सफल ही नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। जब हम कहते हैं कि हमने राम को पाया, तो इतना प्रभावशाली नहीं लगेगा। अब वही अगर कवि कहता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो देखिए एक कविता बन गई। कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो इसमें सामान्य सी बात है, आपने एक विशेषण का इस्तेमाल कर लिया, गुणवाचक। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। हम इसी बात को कह सकते हैं आपके समान कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम उपमा अलंकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमिली का। तो आप देखिए, अभी हम अलंकारों की बात आगे करेंगे, अभी हम सामान्य सी चर्चा कर रहे हैं ताकि आप अलंकार का महत्व समझें। आप देखिए, एक बहुत मशहूर गीत है, उसमें कहा जाता है सजना है मुझे सजना के लिए। आप देखिए, एक ही शब्द का प्रयोग कितनी खूबसूरती से कवि ने किया है। यानी एक सजना का अर्थ है मेकअप करना, दूसरा सजना का अर्थ है हस्बैंड
के लिए, यानी कि मुझे हस्बैंड के लिए श्रृंगार करना है, यानी सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए, एक शब्द का कितनी खूबसूरती से प्रयोग करके एक चमत्कार, एक सौंदर्य उत्पन्न करने का प्रयास कवि ने किया है। 1994 में एक मूवी आई थी जिसका म्यूज़िक था, जिसमें दिया था आर डी बर्मन साहब ने, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म में एक गीत कंपोज किया है जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने। जो जावेद अख्तर साहब ने गीत लिखा है, बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस गीत में उपमा अलंकार का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है कि गीत सुनने लायक है। उसमें बहुत से अलंकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य अलंकार उपमा अलंकार है। अब वो कहते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। अभी जो अलग अलग उनके लिए कंपैरिजन के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बच्चों इतना आसान नहीं है। जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यान रखिए, हर गीत हर भजन में, जैसा कि मैंने कहा, ये इस्तेमाल होता आया है फिल्मों में। यदि आपको लगे कि ये डायलॉग बहुत सुपरहिट हो रहा है, ये डायलॉग बहुत अच्छा लग रहा है, इस डायलॉग को लोग सुन कर के तालियां बजाते हैं, वो तभी संभव होगा जब उसमें अलंकार होगा। उदाहरण सुनिए, डायलॉग आता है, ये 2.5 किलो का हाथ जिसके ऊपर पड़ता है वो उठता नहीं उठ जाता है। क्या अर्थ है इसका? जानबूझ के लिखा गया? जी हाँ, लिखने वाले ने जानबूझ कर लिखा है। उनको पता है कि ये अलंकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अलंकार का नाम है विरोधाभास अलंकार, यानी समझ नहीं आ रहा है कि उठता नहीं उठ जाता है, यानी कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, लेकिन यही इसका सौंदर्य है। दूसरी तरफ आप देखते हैं, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, ये भी डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है, यानी एक विरोध सा पैदा होता है, ये कैसे एहसान ना करना कि मुझ पर एहसान करना। तो इस तरह के डायलॉग जानबूझ करके लिखे जाते हैं। उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अलंकारों का महत्व। एक और उदाहरण देना चाहूँगा आपको। महाभारत की कथा में द्रौपदी का जब भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा होता है, सभी लोग वहाँ पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा है कोई, लेकिन तभी द्रौपदी को लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है। मन ही मन वो भगवान कृष्ण को याद करती है, अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, और तभी पूरी सभा एक चमत्कार देखती है कि दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, साड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रक्षा करने वाले कौन थे? साक्षात भगवान कृष्ण। अब इस घटना को कवि ने कितनी खूबसूरती से अपनी कविता में इस्तेमाल किया, और अलंकार था भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला अलंकार। अलंकार का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पता, इतने अलंकार अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ उसका एक महत्व जो है वो बता रहा हूँ। अब इस घटना को कवि ने कितनी खूबसूरती से कुछ शब्दों में चित्रित कर दिया कि वहाँ बैठे हुए लोग, जो सभा में बैठे हुए हैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था जहाँ पर, तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है, साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या लिखा? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। यानी कि कितनी खूबसूरती से देखिए, कुछ शब्दों में क्या कहने की कोशिश की कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साड़ी की ही नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी सब टोटली कंफ्यूज। अब देखिए, इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि कवि तो कवि है, कवि की कल्पना तो ईश्वर भी नहीं समझ पाए। कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, रवि अर्थात सूर्य। कहते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो इसीलिए कवि की कल्पना है वही अलंकारों का निर्माण करती है। जब आपको लगे कि आपको डिबेट कंपटीशन में बोलना है, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, कहीं पर भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, तो बच्चों जान लीजिए आपकी भाषा में अलंकारों का सौंदर्य होना आवश्यक है। आप अगर अलंकारों को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे अंक लाने हैं, 1-2 नंबर का आ जाएगा पेपर में, तो ये आपकी भूल है।
आप अच्छी तरह से इसको जब समझ लेते हैं और ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी भाषा की सर्वत्र प्रशंसा होगी। हर कोई कहेगा ये बच्चा कितना अच्छा बोलता है, इस बच्चे के बोलने में एक जादुई प्रभाव है। तो ये जादुई प्रभाव नहीं है, ये अलंकारों का चमत्कार है जो पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वरदान दिया है कि आप इस अलंकारों का इस्तेमाल करें और अपनी भाषा को खूबसूरत बनाएं। लेकिन सवाल ये है कि हम इसके महत्व को नहीं समझते, इसलिए हम नहीं समझ पाए। सोचिए, इतने लाखों गीत बन चुके हैं, लाखों गाने, भजन, गज़ल, ये बिना अलंकारों के संभव नहीं है। बिना अलंकारों के आपकी भाषा सामान्य बातचीत है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे विज्ञापन की बात करें, जो ऐड आते हैं टीवी पर, छोटे से छोटे ऐड में भी कोई ना कोई अलंकार होता है। ध्यान रखिए, कुछ नहीं तो उसमें एलिट्रेशन आ जाएगा, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कर बोलते हैं, जिसमें एक अक्षर एक से अधिक बार रिपीट होता है। ये ऐसे नहीं होता है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत के की सबसे ख़ास बात क्या है कि हमारे यहाँ हर ज्ञान का स्रोत, उसका जो सोर्स है वो वेदों से जोड़ा जाता है। ये सत्य है। हर प्रकार का ज्ञान हमारे वेदों में समाया हुआ है। यही हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, पिलर हैं। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। आप किसी भी अलंकार की बात करें, चाहे आप अभिनय की, नाटक की बात करें, आप कुछ भी बात करें, हर चीज़ का जो स्रोत है, उसकी शुरुआत है, आपको वेदों में मिलेगी। अलंकार भी वहीं मिलेंगे आपको। हमारे संस्कृत के बहुत से आचार्यों ने अलंकारों के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज आपको मैंने इसका महत्व बताया अलंकार का, और इन अलंकारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। फिर देखिए आपकी भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। चाहे आप स्कूल में किसी कंपटीशन में हों, या आप किसी स्पेशल असेंबली में एंकरिंग कर रहे हों, मंच संचालन कर रहे हों, या अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर रहे हों, किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आपको अलंकारों का प्रभाव पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। आपकी बातों का प्रभाव जादुई होगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है सभी समझ चुके होंगे कि ये अलंकारों की महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अलंकार पहले हम समझेंगे। देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे अलंकार का अर्थ, अलंकार का महत्व, अलंकारों के भेद और उदाहरण तथा अभ्यास। ये 4 भाग में हम अपने इस वीडियो को बांटेंगे, जिसमें अलंकार हमारे पास कुल होंगे 9। तो 9 अलंकारों को बहुत जल्दबाजी में समझना उचित नहीं है, तो हम इनको 3 भाग में समझेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये वीडियो 3 पार्ट में आपको मिलेगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हर भाग में हम 3 अलंकारों को विस्तृत रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ के अलंकारों को सिर्फ परीक्षा तक सीमित ना करके अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। और आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में भी अलंकार शामिल हो चुके हैं जो पहले नहीं थे, इसलिए आपको और बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है, ताकि एक बार समझ के आप देखिए, जब आप समझ लेंगे ना, तो आप अपने आसपास गीतों के अंदर, अखबारों में, कहीं भी आप अलंकारों को आसानी से ढूंढ लेंगे। जब आप सीखे हुए ज्ञान को वास्तविक जीवन में अप्लाई करते हैं, इसको लागू करते हैं, इसका मतलब है वास्तव में आपने सीखा है। कुछ शब्द अगर आप रट्टा मार लेते हैं जो पुस्तकों में लिखे हुए हैं और वही लिख देते हैं, ये सीखा नहीं, आपने रटा हुआ है। लेकिन अगर आप सीख समझ लेते हैं और जगह जगह उसको लागू करके खोजने का प्रयास करते हैं, उसके उदाहरण, तो इसका अर्थ है आप सीख चुके हैं, और तब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप हमेशा तैयार रहते हैं उत्तर लिखने के लिए। अलंकारों के महत्व की हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे अलंकारों का अर्थ, अलंकारों के भेद और उनके उदाहरण और अभ्यास पर। देखिए बच्चों, अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का जो हर शब्द का एक मीनिंग होता है ना, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका वर्ड मीनिंग है, वो है आभूषण या जेवर। देखिए कितनी ताज्जुब की बात हो रही होगी आपको कि ये क्या निकला। देख, तो आज आप यही कोई खास बातें सीखने वाले हैं मेरे साथ। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका जो वर्ड मीनिंग है, वो है आभूषण, यानी ज्वेलरी जो होती है, हम उसको बोलते हैं अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब अलंकारों का काम क्या है, आभूषणों का काम क्या है? स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करना। ध्यान से सुनिए, सौंदर्य में वृद्धि करना, सौंदर्य उत्पन्न करना अलंकारों का कार्य नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अलंकार कोई सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो जी नहीं, अलंकार सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य में वृद्धि करने के काम आते हैं, ये अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए लिखा हुआ है, जिस प्रकार आभूषण यानी जेवर ज्वेलरी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखिए, कोई स्त्री अगर वो ज्वेलरी पहन रखा है और एक स्त्री जो है बिना ज्वेलरी के है, सामान्य से कपड़ों में है, कपड़े भी उसी का पार्ट है, याद रखिए। कपड़े की हम अलग बात करेंगे, जो अभी हम बात करें सिर्फ ज्वेलरी की। अगर एक स्त्री ने आभूषण पहन रखे हैं और एक स्त्री ने आभूषण नहीं पहने हैं, आप जब दोनों को देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों में से जिसने आभूषण पहने हुए हैं, आप देखेंगे आपको लगेगा ये ज़्यादा सुंदर है। हो सकता है दूसरी महिला उससे भी अधिक सुंदर हो, लेकिन जो आभूषण हैं वो आकर्षण पैदा करते हैं और सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। तो ध्यान किधर जाएगा? पूरा का पूरा आपका चला जाएगा जिसने आभूषण पहने हुए। आज जिसको आप ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं, ये भी अलंकार का ही एक पार्ट है। देखिए कहाँ से कहाँ बात पहुँची। ये मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप इसका महत्व समझ सकें। जो ब्यूटी पार्लर चलते हैं वो अलंकार का ही एक भाग है, वहाँ भी सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जो वहाँ अलग अलग प्रकार से सौंदर्य में वृद्धि की जा रही है उसको भी हम बोलेंगे वो अलंकरण करते हैं, यानी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, अब जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार शब्द या अर्थ, कई बार शब्द पर्टिकुलर वर्ड होता है, कई बार उसका मीनिंग होता है, कई बार दोनों मिलते हैं, यानी शब्द भी मिल जाता है और अर्थ भी। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। यानी जब हमारी भाषा को और प्रभावशाली बनाना हो तो ये अलंकार जो हैं किस तरह से काम करते हैं। कभी शब्दों को चमत्कारी बनाते हैं, कभी अर्थ को बहुत अच्छा बना देते हैं। कई बार क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं हम दोनों मिल जाएंगे, शब्द और अर्थ दोनों मिल जाते हैं और तब एक नया चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार हमारी भाषा में या साहित्य में के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। पर सौंदर्य का अर्थ यहाँ पर ब्यूटी नहीं है, सौंदर्य का अर्थ है और उसको इफेक्टिव बना देते हैं। दूसरा, जो सुनने वाला व्यक्ति है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो सुनता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, ये इसका अर्थ है। अब देखते हैं अलंकार जो है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है, जैसे मैंने बताया, शब्द के आधार पर वो शब्द अलंकार हैं, अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार हैं, और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिल जाते हैं उसको हम उभय अलंकार बोलते हैं। वो अभी हम उसमें गहराई से नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधे आ जाते हैं जो अलंकार हमें पढ़ने हैं। देखिए, हमारे पास जो अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, विवक्षा, उपमा, और अब है ये रूपक, उसके बाद उत्प्रेक्षा, उसके बाद आ गया आपका अतिशयोक्ति, उसके बाद है आपका मानवीकरण, उसके बाद है अंत में श्लेष अलंकार। ये 9 अलंकार हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे जैसे कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी संदेह आपके मन में ना रह जाए। तो 3 भाग में है, जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो है। 3 अलंकार आज हम करेंगे, अनुप्रास, यमक और विवक्षा। अगले वीडियो में बात करेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों की। और अंत में जो तीसरा भाग है उसमें हम बात करेंगे अतिशयोक्ति, मानवीकरण और श्लेष अलंकार की। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अनुप्रास, यमक और विवक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करना। तो सबसे पहले आपके सामने आता है अनुप्रास अलंकार। कुछ खास बातें बताऊंगा बच्चों, वीडियो समझ ना आए आप बार बार इसको देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि आपके पास समय होगा। कोई भी कार्य करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, जो समझ ना आए। सबसे ख़ास बात है कि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अब अलंकारों के बारे में जो आपको जानकारी मिलने वाली है ये बहुत कम आपको मिलेगी। इतनी सरल भाषा में मिलना आसान होती है, किताबों की भाषा कठिन हो जाती है,
लेकिन मैंने अपने वर्षों की मेहनत को यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप अलंकारों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, उसके महत्व को समझ सकें, और परीक्षा में अच्छे अंक तो आप ला ही पाएंगे जब ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, मैं कुछ बातें साथ साथ बताऊंगा, वो आप अपने रजिस्टर में जब आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो नोट जरूर करें, जिससे आपका कार्य और आसान हो जाए। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को अंग्रेजी में एलिट्रेशन बोलते हैं बच्चों, एलिट्रेशन बोलते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार कवियों का सबसे फेवरेट अलंकार है, सबसे प्रिय अलंकार है, उनका काम इसके बिना नहीं चलता है। ख़ास तौर से जो इंग्लिश पोइट्री है, इंग्लिश पोएम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्यों होता है, कारण क्या है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक अक्षर बार बार रिपीट होता है, तो उस अक्षर की पुनरावृत्ति करके, यानी ध्यान रखिए, किसी विशेष अक्षर को एक से अधिक बार इस्तेमाल करके संगीत की उत्पत्ति की जाती है, यानी संगीत उत्पन्न किया जाता है कविता में। देखिए कैसे, चमक चमक चपला चमकी, अब देखिए च च च च कितनी बार आ गया। ठीक है, चंदन सा बदन चंचल चितवनी, तो मशहूर गाना है फिल्म सरस्वती चंद्र का, सरस्वती चंद्र का गाना है ये मूवी का बच्चों। उसमें एक देखिए अलंकार का किस तरह इस्तेमाल किया गया है। संगीत का सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए कवि ने चाह शब्द का इस्तेमाल किया है, चाह अक्षर का इस्तेमाल किया है एक से अधिक बार। चंदन सा बदन चंचल चितवन, आप देखिए च च च च का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या बनती है। हम जब पढ़ेंगे 3 भाग में हर अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझना आपके लिए आसान हो जाए। पहला भाग जो आप देख रहे हैं ये उसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। दूसरे भाग में हम उसका उदाहरण देखेंगे, और तीसरा जो भाग है उसमें हम स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि इस उदाहरण में ये अलंकार क्यों है, यानी कि ये जो डेफिनेशन के हिसाब से ये जो उदाहरण दिया गया है ये सही है या नहीं है, उचित है या नहीं है, उचित है तो क्यों है, यही देखेंगे हम स्पष्टीकरण वाले पार्ट में, अंतिम पार्ट में जो नीले बॉक्स में आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं हम। जब किसी विशेष वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हो, यानी विशेष वर्ण मतलब अक्षर का, लेटर का, जब कविता में, साहित्य में, हमारी बातचीत में किसी विशेष अक्षर का एक से अधिक बार प्रयोग होता है सीक्वेंस में, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने आपको बता दिया है, अंग्रेजी में इसको हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, रघुपति में रा से शुरुआत है, राघव में भी रा से शुरुआत है, राजा में भी रा से शुरुआत है, और राम में भी रा से शुरुआत है, यानी रा यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रा अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार ये जो उदाहरण है अनुप्रास की परिभाषा के अनुकूल है, यानी अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा दी गई है ये उदाहरण उस पर पूरी तरह फिट बैठता है। अब हम देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। इस उदाहरण में र वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। ठीक है, समझ आ गया होगा, डेफिनेशन से कनेक्ट कीजिए। इस उदाहरण में रा वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कंफ्यूजन हुई होगी, बिल्कुल स्पष्ट है। और एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आपने सुना होगा, बच्चे मजाक मजाक में बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, इस तरह के मजाक हम करते रहते हैं। ये दरअसल क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से चीज़ें हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, हम उसको नहीं जानते। जब मैं बता दूंगा तो आप बहुत सारे उदाहरण अपने आप ढूंढ लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब बुद्धिमान हो और बहुत आसानी, बस आपको बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ होती है, ये हमारे आसपास इस रूप में मिलती है, और आप आसानी से उसके साथ में अपने ज्ञान को कनेक्ट करके समझने के लिए आगे बढ़ जाते हो और अच्छा करते हो। अब अगले अलंकार की हम बात करते हैं। देखिए अगला जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। बहुत अच्छा अलंकार है, ये बहुत चमत्कार उत्पन्न करता है, कवियों का सबसे परम मित्र अलंकार है। इसके जरिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत गीत लिखे गए, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे गए हैं। तो हम समझते हैं ये अलंकार क्या है। देखिए परिभाषा क्या है। वैसे मैं एक बात और बता दूं, यमक शब्द का, जैसे मैंने बताया है, आप साथ साथ लिखते रहेंगे। यमक शब्द का वर्ड मीनिंग क्या है। यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा, यानी पेयर। एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यानी जोड़े में आता है। एक शब्द एक से अधिक बार आता है। ध्यान से सुनिए, पहले हम बात कर रहे थे अक्षर की, अनुप्रास में अक्षर की बात की हमने, र की, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम अक्षर की बात नहीं कर रहे। ध्यान से सुनिए,
हम यहाँ शब्द की बात कर रहे हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न अर्थ में हो, मतलब क्या है इसका, जब हमारी कविता में, कहानी में, या जो भी हम डायलॉग कुछ भी लिख रहे हैं या बातचीत ही कर रहे हैं, वहाँ पर जब हम किसी विशेष शब्द का, वर्ड का प्रयोग, ध्यान दीजिए मैं शब्द बोल रहा हूँ, अक्षर नहीं बोल रहा हूँ, जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, अर्थ अलग होगा, सेम नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अर्थ बिना गरीब के जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब देखिए कितना खूबसूरत है, अर्थ बिना गरीब के जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो पहले अर्थ का अर्थ यहाँ पर क्या है, पैसा। पैसे के बिना गरीब की ज़िंदगी कैसे चलेगी। आजकल लॉकडाउन आपको पता है चल रहा है, पैसे नहीं है लोगों के पास, जितना सस्ता सब समाप्त हो गया है। अब वो कैसे जिए, ख़ासतौर से जो गरीब व्यक्ति जो रोज़ कमाते, रोज़ खाते थे, मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, लोगों के यहाँ सामान ढोते थे, तो उनके लिए तो मजबूरी हो गई, सब फैक्ट्रीज बंद है, सारा काम बंद है, तो उनका जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए यहाँ पर कितना सही उदाहरण बैठ रहा है ये कि अर्थ के बिना यानी पैसे के बिना गरीब के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए एक अर्थ का दो बार इस्तेमाल किया गया है शब्द का, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। पहले बारे में क्या है, पहले का मतलब है अर्थ पैसा, दूसरे का अर्थ का मतलब है मीनिंग, यानी उसका मीनिंगलेस है उसका जीवन। देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। इस अर्थ शब्द यहाँ पर, इस अर्थ शब्द दो अर्थ भिन्न अर्थ में आया है। यहाँ पर क्या हुआ है, अर्थ शब्द दो भिन्न अर्थ में आया, अलग अलग अर्थ में आया है। पहला धन है और दूसरे का मतलब, मीनिंग के अर्थ में आया है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था जब हमने वीडियो शुरू की थी, सजना है मुझे सजना के लिए, वहाँ भी यही अलंकार था। क्योंकि एक सजना का अर्थ था कि हमें मेकअप करना है, दूसरा सजना का अर्थ था हस्बैंड, यानी कि एक ही शब्द के दो बार प्रयोग हुए लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। कुछ और उदाहरण देखिए। आप सभी बच्चे, आज राज की बात आपके सामने खोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान दूर दूर तक जाए, हर बच्चा सीखे और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाए। तो आज मैं राज की बात बता रहा हूँ जो आसानी से आप समझ लेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। हम अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न पत्र में आता है इस शब्द का प्रयोग कीजिए एक से अधिक अर्थ में। बच्चों, वो जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं विभिन्न अर्थों में, शब्द एक ही होता है, उसका दो बार आप प्रयोग करते हैं दो अलग अलग अर्थों में। तो जब आप अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं दो अलग अर्थों में, तो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग तो कर ही लिया आपने, लेकिन साथ साथ वही यमक अलंकार का उदाहरण भी बन गया। यानी कितना आसान हो गया कि अनेकार्थी शब्द ही यमक अलंकार भी बन जाते हैं उसके उदाहरण। यानी यमक अलंकार को अपना रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से मिलता है, अनेकार्थी शब्दों से। उदाहरण देखिए, मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। मेरे लाल ने लाल कमीज पहन ली। अब देखिए, मेरे लाल ने लाल कमीज पहन ली, तो एक लाल का अर्थ क्या है, उनका बेटा पुत्र, दूसरा लाल एक रंग है। कितना खूबसूरत प्रयोग है। अब देखिए, अपने सुंदर कर से कर भी दे दो, यानी अपने सुंदर सुंदर हाथों से टैक्स भी दे दो। एक कर का अर्थ है हाथ, दूसरे का कर का मतलब है टैक्स। तो देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर प्रयोग, कितनी अच्छी तरह से आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप भी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कीजिए और ढूंढिए और उसे नए नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, तीसरा अलंकार है आज की वीडियो का, वो है विप्सा अलंकार। दूसरा नाम है इसका पुनरुक्ति। आप परीक्षा में जब भी आप विप्सा भी लिख सकते हैं और पुनरुक्ति भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाता है। देखिए अब ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको यमक अलंकार को समझना है। समझ लिया आपने। यमक अलंकार की जो डेफिनेशन है, उसकी जो उल्टी डेफिनेशन है, उसकी अपोजिट विपरीत जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वही विप्सा अलंकार की परिभाषा बन जाती है। हमने क्या पढ़ा था यमक अलंकार में कि जिस अलंकार में किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे हमने उदाहरण लिए थे ना अभी, लाल दो बार आया, अर्थ दो बार आया, सजना दो बार आया और कर दो बार आया, दोनों बार उसका मीनिंग अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे विप्सा अलंकार की, तो देखिए क्या है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी सेम डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा फर्क है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ समान हो, वहाँ अलग अर्थ थे, यहाँ कंडीशन क्या थी वहाँ पर यमक अलंकार में कि अर्थ अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्थ समान होना चाहिए, इक्वल, सेम होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो विप्सा अलंकार होगा। इसलिए इसका नाम पुनरुक्ति भी है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार सीक्वेंस में आएगा। ध्यान रखना, यमक अलंकार में तो आगे पीछे भी आ जाता है, लेकिन विप्सा अलंकार में सीक्वेंस में आएगा, यानी कि एक के बाद दूसरा, और बीच में हाइफन लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, बीच में एक लाइन खींच देते ना,
डंडा बीच में खींच देते हैं, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। दो शब्दों के जब एक शब्द एक से अधिक बार आ जाता है सीक्वेंस में, तब हम लगाते हैं ना धीरे धीरे, चुपके चुपके, पास पास। ये वही शब्द जब आएंगे, ये जो उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, चुपके चुपके, धीरे धीरे, पास पास, कल कल, पल पल, चल चल, ये सब जो है आपके विपसा या पुनरोक्ति अलंकार के ही तो उदाहरण है। अब देखिए मैंने उदाहरण भी दिया है, चुपके चुपके हवा चल रही, तो आपने देखा चुपके चुपके शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है, अलग अलग तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर विपसा अलंकार है, एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, लेकिन दोनों बार मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, एक साथ वही सेम मीनिंग आ रहा है। एक राज की बात और सुन लीजिए, देखो कितनी राज की बात आज आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। ये मेरे पूरे 10 से 15 साल का अनुभव है बच्चों, ये एक दिन का काम नहीं है। बताने को तो हम आधे घंटे में बता रहे हैं, लेकिन अपने अनुभवों को बांटना अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे सीखें, कुछ नए तरीके से समझें और अलंकारों का महत्व समझें, बुद्धिमान बने, उनकी भाषा प्रभावशाली हो, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो देखिए एक राज की बात वो ये है, जहाँ भी विपसा अलंकार होगा वहाँ पर अनुप्रास भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द आप एक से अधिक बार इस्तेमाल करते हो और उस जब शब्द ही सेम होगा तो उसमें उस शब्द की शुरुआत एक सेम अक्षर से होगी। तो यानी अनुप्रास में हमने क्या कहा था, किसी अक्षर का प्रयोग एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास होता है। ठीक है, तो आप देखिए चुपके चुपके में चा 2 बार आया है ना, तो चा 2 बार आ गया, तो कौन सी डेफिनेशन फिट बैठ गई? जी हाँ, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर फिट बैठ गया। तो यहाँ पर विपसा के साथ साथ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि विपसा में क्या हुआ, चुपके चुपके शब्द के अकॉर्डिंग हो गया कि शब्द 2 बार आया। लेकिन जैसे ही हमने बात की अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार में क्या था कि विशेष अक्षर एक से अधिक बार आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर पूरा हो रहा है। चुपके चुपके में चाचा 2 बार आया, तो आपने देखा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो आप गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि जहाँ पर भी आपका विपसा अलंकार होगा वहाँ पर अनुप्रास भी आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या था। इसमें चुपके चुपके शब्द एक से अधिक बार आया है तथा अर्थ समान एक ही है, इसलिए यहाँ पर विपसा अलंकार है। अब आप इसके उदाहरण अपने आसपास ढूंढिए, गानों में, कविताओं में, किताबों में, लोगों की बातचीत में, आपकी जो पुस्तकें लगी हैं, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं या 6 में, 7 में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि आप अलंकार नहीं भी पढ़ रहे हैं और अलंकार को समझना चाहते हैं और अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अलंकारों का काम सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं है बच्चों कि आप टेक्स्ट में लगा हुआ है, सिलेबस में लगा हुआ है तो उसको पढ़ना है। मैंने आपको उसका महत्व समझा दिया। यदि आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और ज़बरदस्त तरीके से बोलना चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सुनते रह जाएं, तो आवश्यक है कि आप अलंकारों को समझें, उसके महत्व को समझकर अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाएं। अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास में देखिए, काली घटा का घमंड घटा, तो आप सोचिए कौन सा अलंकार है? सोच लिया आपने? ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने। घटा शब्द यहाँ 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब है बादल, और दूसरी बार घटा का मतलब है कम होना, यानी कि एक घटा शब्द 2 बार आया है। पहले वाले शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे का मतलब है कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी काले बादलों का घमंड कम हो गया। तो आप देखो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार है देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही थे आप, ये यमक अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। पुष्प पुष्प में महक भर उठी। मुझे पता है कि आप एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको पता चल चुका है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आपने, ये पुनरोक्ति या विपसा अलंकार है। और मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा? जी हाँ, सही बताया आपने, ये है अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पे, क्योंकि प और प 2 बार आया है। सही पहचाना, आप लोग तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, वेरी गुड। तो पुष्प पुष्प में प 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास भी है, और पुष्प शब्द 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति तो है ही है। अब अगला देखते हैं, आप लोग कितनी आसानी से समझ गए, वेरी गुड। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो तैयार हो गए। बिल्कुल सही बताया आपने, ये है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि चा बार बार आ रहा है। चारु में भी चा, चंद्र में भी चा, और चंद 2 बार आया है। देखो च चा चा 3 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास यानी एलिट्रेशन अलंकार भी है। वेरी गुड। आगे देखिए,
वह 2 बेर खाती थी, वह 2 बेर खाती। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अलग है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्यों है, देखिए कितना खूबसूरत इस्तेमाल कवि ने किया है। और यमक अलंकार है क्यों, ये देखते हैं। एक पूरी कक्षा हो गई। देखिए ये वीडियो करीब करीब आपके 36-37 मिनट्स का हो गया। इतनी ही हमारी क्लास होती है, तो मैंने पूरा समय दिया है आपको ताकि अच्छी तरह से आप समझें, इधर उधर अलग अलग वीडियो में ना घूमें भटके ना, हर चीज़ को बहुत सरल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आप देखिए क्यों है ये यमक अलंकार। ये दरअसल एक कवि थे, भूषण भूषण नाम के कवि थे। वो शिवाजी के दरबार में रहते थे, तो उन्होंने शिवाजी की काफ़ी सेवा की है। जो आपने तानाजी मूवी देखी थी शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी के बारे में जो सबसे अच्छा और बहुत प्रमाणिक सत्य लिखा है वो लिखा है उनके कवि भूषण ने अपनी कविताओं में बहुत कुछ लिखा है शिवाजी के बारे में। उसमें उन्होंने कहा कि जो मुग़ल सेना है, जब उन्होंने हमला किया शिवाजी पर, तो शिवाजी ने जब जवाब दिया था धीरे धीरे उनकर मुग़ल सेना को, तो मुग़ल सेना की जो रानियां थी, मुग़लों की जो रानियां थी, शिवाजी के डर से जंगलों में भटक रही थी। और उनकी दुर्दशा का जो चित्रण कवि भूषण ने किया है कि जो रानियां महलों में सेज पर सोती थी, अच्छे अच्छे बिस्तर पर सोती थी, अब जंगलों में सो रही हैं। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े महलों में रहती थी, वो गुफा में रह रही हैं, केव में रह रही हैं। जो दिन भर में बार बार खाना खाती थी, 2-3 बार खाती थी, क्योंकि अब तो शिवाजी के डर से जंगलों में भटकना पड़ रहा है, वो सिर्फ अब 2 बेर खाकर काम चला रही हैं। तो देखिए, वह 2 बेर खाती थी, वह 2 बेर खाती हैं। अर्थात वे जो रानियां हैं पहले 2 बेर खाती थी, यानी 2 बार खाना खाती थी, और अब वो सिर्फ 2 बेर खाकर काम चला रही। बेर मतलब फल। तो आप देखिए, पहले वाले में 2 बेर का अर्थ है 2 टाइम, और दूसरी बार 2 बेर का अर्थ क्या यहाँ पर है कि ओनली 2 फल। जो बेर होता है आपने देखा है, गोल गोल होता है, जो बिकता है बाज़ार में, वो सिर्फ 2 बेर खा के काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाना है ही नहीं। इतना वो परेशान हो गई हैं, डर के मारे घूम रही हैं। तो कितना खूबसूरत प्रयोग कवि करते हैं। मुझे लगता है अलंकारों के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जान चुके हैं। जिन 3 अलंकारों की मैंने यहाँ बात की है, अब अगले वीडियो में हम अन्य 3 अलंकारों की बात करेंगे। उसके बाद तीसरे भाग में अन्य 3 अलंकारों की बात करेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अलंकारों को सीखते रहिए, अलंकारों के महत्व को समझते रहिए, और अपनी भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग कीजिए। और अपने वास्तविक जीवन में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में और फिल्मों में, गानों में, हर कहीं अलंकारों के उदाहरण ढूंढिए, जो मैंने सिखा दिए हैं आपको। आप देखिए, अलंकार बहुत सरल हो जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जितना सरल मैंने सिखा दिया, मुश्किल से ही आपको इस तरह की वीडियो मिलेंगे। बहुत सरल शब्दों में बताया गया है, किताबी भाषा नहीं है, पूरी अनुभव की भाषा है। आप इसी तरह से इसको सीखिए, समझिए और अपने जीवन पर लागू कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आपके लिए ज्ञान की बातें हैं, और इस ज्ञान को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा और हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम आपके साथ बांटने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अपनी ज्ञान की सीमा अपने अनुभव के अनुसार मैंने कहने की कोशिश की है। कहीं पर कमी भी हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में हो वो संपूर्ण नहीं हो सकता है, कोई ना कोई कमी रह सकती है। मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। यदि कहीं पर कमी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और यदि कोई शंका हो वो भी कमेंट्स कीजिए। मैं शंकाओं का निवारण करने की कोशिश करूँगा। यदि कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।